नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बीजेपी में कवायद चल रही, संगठन को नया स्वरूप देने की। पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के अनुकूल है ये प्रक्रिया। उस क्रम में पहले मंडल अध्यक्ष चुने गए, फिर बारी आई जिलाध्यक्षों की। संभावना है कि कल देर शाम तक जिलाध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे, पहली बार संभवतः। हालांकि मैं बीते 30 सालों से बीजेपी लगभग कवर कर रहा हूं, लेकिन फिर भी संभवतः शब्द इसलिए क्षेपक के तौर पर लगा दिया कि यदि मेरी तथ्यों की कोई भूल हो तो उसमें छिप जाए। बहरहाल संभवतः ये पहली बार हो रहा है जब जिलाध्यक्षों का 3 नामों का पैनल बनाकर दिल्ली भेजा गया अंतिम मोहर के लिए। ये होता था अमूमन विधायकों का जब टिकट वितरण होता है, उनका नाम तय होता है, तब ये नाम जब तय हो जाएंगे तब प्रदेश अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया होगी। मौजूदा अध्यक्ष वी डी शर्मा क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की तरह कई ट्रॉफियां अपने साथ लेकर विदा होंगे। यदि हुए तो हो सकता है रिपीट भी हो जाए। पहली बार 29 की 29 सीटें जीतने का कीर्तिमान उन्हीं के खाते में है। जो नए नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, उनमें नरोत्तम मिश्रा, हेमंत खंडेलवाल, सुमेर सिंह सोलंकी सहित अरविंद भदौरिया, सुमित्रा वाल्मीकि यदि महिला हुई तो, कविता पाटीदार, फग्गन सिंह कुलस्ते यदि जनजाति वाला हुआ तो, ये क्षेपक भी वगैरह वगैरह बहुत महत्वपूर्ण है। वगैरह वगैरह इसलिए क्योंकि बीते कुछ सालों में बीजेपी नेतृत्व ने जैसे चौंकाया है, उसे देखकर कोई अनुमान लगाना खुद को अपरिपक्व ही साबित करना होगा। तो आज बात करेंगे इसी विषय की। कौन होगा बीजेपी का नया मुखिया? क्या मुख्यमंत्री के साथ संतुलन वाला होगा या अपना अलग इकबाल बुलंद करने वाला होगा? पुरुष होगा या महिला? अनुसूचित जाति का होगा या जनजाति का? रायशुमारी वाकई होगी या दिल्ली ने पहले की तरह वो नाम तय कर लिया है? सबसे बड़ा सवाल यह कि इससे एमपी की सियासत में फर्क क्या पड़ेगा? विपक्षी दल कांग्रेस की सेहत से में क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस के अध्यक्ष को सतर्क हो जाना चाहिए या इत्मीनान में रहना चाहिए? ऐसे बेहतर सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा प्रदेश भाजपा के सबसे बड़े शुभंकर माने जाते हैं। बीते 5 सालों में उन्होंने पार्टी के खाते में कई तमगे लगाए। एमपी में बीजेपी लोकसभा की यदि पूरी 29 की 29 सीटें जीती तो वो भी उन्हीं की अगुवाई। अब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। नए अध्यक्ष को चुने जाने की प्रक्रिया तेज है। पहले जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे, उसके बाद फिर रायशुमारी से प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाएगा। जो नाम हवा में तैर रहे हैं उनमें आकलन सियासी आधार पर ही हो रहा है। हालांकि बीजेपी के निर्णय चौंकाने वाले होते हैं। फिर भी यदि आदिवासी को चुना गया तो जो नाम आगे है वो है फग्गन सिंह कुलस्ते का। यदि महिला हुई तो कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि के नाम आगे हैं। एक नाम जो बहुत मजबूती से लिया जा रहा है वो है नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम ब्राह्मण वर्ग के हैं और अभी किसी बड़ी भूमिका में नहीं है, लेकिन उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। कांग्रेस तंज कर रही है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो उनके अध्यक्ष के सामने बौना ही साबित होगा। उस पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। हमको उनकी टक्कर का व्यक्ति ढूंढना भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, छोटा सा छोटा कार्यकर्ता, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। आप उस अपने असफल अध्यक्ष की चिंता कीजिए जो पहले खुद चुनाव हारे और फिर एकमात्र बची हुई छिंदवाड़ा लोकसभा भी बचा नहीं पाए। 9 महीने तक वो अपनी टीम नहीं बना पाए। इसका मुकाबला तो हमारा बहुत छोटा सा कार्य कर सकता है। मंडल से भी नीचे का कार्यकर्ता उससे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। कांग्रेस की बात यदि इस मसले से जोड़कर करें तो उसका इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं है। बीजेपी के संगठन में नियुक्तियां उसे सिर्फ सावधान कर सकती हैं, सतर्क कर सकती हैं। बाकी उसका इससे क्या लेना देना है? कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी के बनने के बाद कांग्रेस सड़कों पर तो दिख रही है, लेकिन संगठन गढ़ने के हिसाब से जीतू अभी तक कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाए, बल्कि सबसे ज्यादा भगदड़ उन्हीं के कार्यकाल में ही मची। उनके खाते में सिर्फ एक जीत दर्ज हुई और वो है विजयपुर। वी डी शर्मा की उपलब्धि की तरह कांग्रेस के संदर्भ में यदि बात करें तो याद ये भी रखा जाएगा कि जीतू पटवारी के अध्यक्ष रहने के दौरान ही कांग्रेस ने सारी 29 की 29 सीटें गंवाई। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी का कोई भी अध्यक्ष उनके अध्यक्ष का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जीतू पटवारी की टक्कर का प्रदेश अध्यक्ष उन्हें मिलेगा नहीं। 18 घंटे काम करने की क्षमता बीजेपी के किसी नेता में नहीं। ऐसी अविराम मेहनत, ऐसी लगन, ऐसी निष्पक्षता और सबको साथ में लेकर चलने वाला ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण उनके नेताओं के पास नहीं है। शुरुआत में तो जब दांत निकलते हैं तो दर्द होता ही है ना। बीजेपी ने बीते कुछ सालों के दौरान प्रमुख पदों पर नियुक्तियों को लेकर जिस तरह से चौंकाया है,
उसे देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि नाम रेस में भले हों, लेकिन पार्टी की पसंद होंगे या नहीं, ये दावे से कहने की हैसियत में ना तो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है और ना ही मीडिया। बीजेपी चौंका भी सकती, मगर फिर भी जब तक चयन नहीं हो जाता तब तक तो सियासी गलियारों में ये विषय बौद्धिक जुगाली का तो हो ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर व्यास का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है संतोष परिहार, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है मृगेंद्र सिंह, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बहुत स्वागत है मृगेंद्र जी का भी। तीनों मेहमानों का स्वागत। और जिस लाइन के साथ हमने अपने पैकेज का खात्मा किया उसमें थोड़ा सा परिमार्जन कर देते हैं। बौद्धिक जुगाली के बजाय बौद्धिक विमर्श है जाहिर तौर पर। तो शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर प्रेम व्यास से। डॉक्टर व्यास, ये कह रही कांग्रेस के जीतू पटवारी की टक्कर का तो ला ही नहीं पाओगे आप प्रदेश अध्यक्ष, कोई भी बना दो। नहीं प्रवीण जी, बिल्कुल नहीं ला पाएंगे ना, क्योंकि उनके पदस्थापना होने के बाद में देखेंगे 10 माह में टीम बनाते हैं। उसके बाद में अजय सिंह राहुल बोलते हैं कि ये तो बीजेपी वालों के कहने पे आप टीम बना रहे हैं। उसके बाद में प्रदेश भर में विरोध होते हैं, इस्तीफे होते हैं। तो निश्चित तौर पर हम नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं कर सकते जैसा आदरणीय जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। और लोकसभा में ऐतिहासिक हार दिलाने का श्रेय भी आदरणीय जीतू पटवारी जी को जाता है। और छिंदवाड़ा की एकमात्र सीट है, अब हो सकता है कि वो वास्तविकता में चाहते हो कि कमलनाथ जी का ग्राफ कम हो जाए, इसीलिए वहां ध्यान भी कम दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को दोनों बातों का फायदा मिला, उसके विकास का भी और कांग्रेस की टूट का भी। तो निश्चित तौर पर हम नहीं कर सकते हैं उनकी बराबरी। हम बराबरी कर सकते हैं हमारे शुभांकर अध्यक्ष जी ने जिस तरह से कार्य करा, चाहे वो बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया हो, चाहे सुशासन दिवस का अभियान चलाया हो, शौर्य दिवस जो कांग्रेस बंद कर चुकी थी उसको पुनः चलाने की बात हो, समरसता दिवस मध्य प्रदेश में चलाने की बात हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे बौद्धिक की श्रृंखला का आयोजन करने की बात हो, मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात हो, 1.5 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं का निर्माण की बात हो। निश्चित तौर पर धरातल पर आकर अगर कार्य करना सीखना है तो हमको हमारे अध्यक्ष से सीखना पड़ेगा। और हमारे शुभांकर तो जा रहे हो, जब मौका मिलता है बहुत लोगों को सिखाने बुला तो लिया। चलिए दूसरे मेहमान को इन कर लेते हैं, संतोष जी को इन करते हैं। संतोष जी ये कह रहे नहीं है जरूरत भाई आप लोगों से किसी तुलना करने के लिए, उनके पास बहुत बड़ा बेंचमार्क है VD शर्मा, ये ध्वनित हो रहा है उनकी बात से। देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी खंड खंड में बटी हुई, नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी, वो इतनी सारी बीजेपी के खंड खंड हो गए हैं, तो इनकी जैसा तो हमें होना ही नहीं है। रही बात जीतू पटवारी की, तो जीतू पटवारी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में आने वाले समय में अभी भी वर्तमान में जो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था उसको पता पड़ गया था। भारतीय जनता पार्टी तो जो है पर्ची वाले मुख्यमंत्री जब से आए हैं मध्य प्रदेश में, वो क्या रहा है, केवल ढोंग ढकोस पर लिखा हुआ। अब इनके जो है जिला अध्यक्ष दिल्ली से बन के आएंगे, दावे के साथ आप कह ही नहीं सकते कौन बनेगा, जिसकी पर्ची खुलेगी वो अध्यक्ष बन जाएगा। जिला अध्यक्ष का आप ही के चैनल में देखा 3-3 लोग पैनल में नाम भेज दिए, दिल्ली से फैसला हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है और कुछ भी इसमें संभव है। और इनके जैसे जो ये जैसे ऐसा कोई बचा नहीं जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठगा नहीं, तो ये तो इंटरनेशनल ठग है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है। 450 सिलेंडर की बात करते हैं, वो करा नहीं इनने। 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देने की बात करी थी, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिले क्या? किसानों को इसने इतना ठगा कि किसान जो है हाथ की लाइन लगा के जो कई किसान खत्म हो गए। किसानों को 2700 रुपए की देंगे, MSP देंगे, वो नहीं दी। 3200 रुपए धान खरीदी, वो लोगों ने। तो ये तो केवल बातें करा लो, तीसरे मेहमान को कर लेता हूँ। मोटी मोटी आपकी बात भी, मोटी मोटी सारी बातें ले ली। मृगेंद्र जी उन करते। मृगेंद्र जी, हम आप दोनों मतलब आप मुझसे सीनियर हैं, तो जो जिस तरह से चौंका रही है बीजेपी बीते कुछ सालों में, तो हमको चौंकने के लिए तैयार रहना चाहिए क्या प्रदेश अध्यक्ष के लिए, या फिर जितने नाम हवा में हैं उनमें से ही कोई आएगा? कुछ चौंकने के लिए तैयार रहिए, चौंकाने वाला ही नाम आएगा। हालांकि हवा में जो नाम तैर रहे हैं, जिनका उल्लेख किया सब है उसमें। चाहे ब्राह्मण नेताओं की बात करें तो मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी से बड़ा चेहरा नहीं है। पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सभी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है उनमें। और ब्राह्मण चेहरे के रूप में आपने कुछ नाम छोड़ दिया, आलोक शर्मा जी का भी है, रामेश्वर शर्मा जी का भी है, ये भी, हाँ ये भी नाम है। बाकी अगर राजपूत नेताओं की अब बात करें तो अरविंद सिंह भदौरिया जी हैं, और ये दूसरा प्रदेश उपाध्यक्ष जी, वो भी उनका नाम है।
एक कई नाम ऐसे हैं जैसे आदिवासी वर्ग, अभी नहीं, अभी तो ये तय होना है। मुझे जो लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, तो उसमें अगर लगता है, तो मुझे तो लगता है कि अगर SC ST वर्ग में या OBC जो कि मुख्यमंत्री है, तो OBC की संभावना मुझे कम दिख रही है। हालांकि OBC वर्ग में अगर महिला का होता, कविता पाटीदार जी का नाम है, लेकिन मुझे इस बात की संभावना कम है कि OBC वर्ग से कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। अगर बनेगा तो मुझे लगता है कि या तो SC ST या सामान्य वर्ग से, सामान्य वर्ग से भी कई अलग अलग नाम हैं, जैसे ब्राह्मणों का नाम लिया, राजपूतों में। लेकिन मैं यही आप चूंकि आप बहुत अच्छे से विश्लेषण करते हैं, मैं यही इसी का एक सप्लीमेंट्री मेरा ले लीजिए कि भाई तोमर एडजस्ट हैं, मतलब ठाकुर भी एडजस्ट हैं, यादव चीफ मिनिस्टर हैं वो भी एडजस्ट हैं, देवड़ा साहब भी एडजस्ट हैं, राजेंद्र शुक्ला एडजस्ट हैं ब्राह्मण के नाते, BD शर्मा अभी हैं ही, वो भी ब्राह्मण हैं। तो मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि ट्राइबल अभी कोई बड़ा ऐसा नाम दिखता नहीं है। तो क्या हम ये मान के चलें कि भाई कोई आदिवासी, फग्गन सिंह कुलस्ते वैसे भी मंत्री नहीं बनाए गए, तो उनकी कुछ जम सकता है उम्मीद उनकी? फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम है, लेकिन वो भी चूंकि वरिष्ठ हो चुके हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से युवाओं को आगे ला रही है, जैसे देखिए BD शर्मा जी आए फरवरी में, लगभग उनके 5 साल हो गए, और उनने जिस तरह से काम किया, पार्टी को घर घर पहुंचाया और शुभंकर साबित हुए 5 साल कार्यकाल में। उनने एक नया इतिहास रच दिया है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती हैं। तो निश्चित रूप से ये उनका श्रेय है। युवा थे, उनने बहुत मेहनत की, कई नई चीजें शुरू की, 1,500 कार्यकर्ता बनता, मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये जो नारे बहुत सारे दिए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही कोई, चाहे जिस वर्ग से लाए, कोई बहुत बुजुर्ग नहीं, युवा नेता को लाएंगे। हो सकता है उसमें कोई नेत्री भी हो सकती है, क्योंकि महिला को, मध्य प्रदेश देखिए प्रयोगशाला है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ इतनी मजबूत स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी कि अगर मान लीजिए महिला का भी प्रयोग करती है तो यहाँ महिला भी कोई सफल हो सकती है। अगर महिलाओं के नाम की बात काम करता है, हमारे संगठन व्यक्ति काम नहीं करता। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। डॉक्टर व्यास को इन करते हैं। डॉक्टर व्यास, अभी तक जो होता था, मतलब बीते कुछ सालों तक, जब से मैं जर्नलिस्ट हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कई सालों से, कि ये उस इलाके का जो नेता है जिला अध्यक्ष के लिए, या उस इलाके के जो प्रभावशाली लोग हैं आपकी पार्टी के, वो तय कर लेते थे, अध्यक्ष के साथ मिलकर रायशुमारी कर लेते थे कि भाई अमुक अमुक जी ठीक हैं, ये जिला अध्यक्ष हो जाएंगे। मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक ये पहली बार ये है कि 3 नाम तय किए और फिर दिल्ली भेजे। क्या वजह है इतना ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र के विस्तार करने की? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णयों से हमेशा सभी को चमत्कृत करती आई है, और हमारे निर्णय जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं के भी हित में होते हैं और आम जनता के हित में भी होते हैं। तो एक समसामयिक निर्णय लिए जाते हैं, और अगर सिर्फ सहमति की बात करेंगे तो सहमति हो, सामंजस्य हो, पूर्व विधायकों से राय ली जाती है, पूर्व सांसदों से राय ली जाती है, प्रतिनिधियों से राय ली जाती है, चुनावी पर्यवेक्षकों से राय ली जाती है। तो निश्चित तौर पर एक प्रक्रियात्मक प्रणाली होती है और उसके बाद नाम तय की जाते हैं। अभी खर्ची और पर्ची की बात करी थी, तो हरियाणा में खर्ची और पर्ची को जनता नकार चुकी है। खर्ची और पर्ची लेके आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो है संसद भवन में खड़ी हुई, और बाद में पता चला कि जो पर्ची थी वो दूसरी आ गई थी, तो दूसरी ये पढ़ ली है। तो अब खर्ची और पर्ची की राजनीति नहीं है, यहाँ पर सशक्तिकरण की राजनीति है। और हमने तो मंडल में महिला प्रतिनिधियों को भी नियुक्ति दी है, और महिलाओं का किस तरह से सम्मान किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो राष्ट्रीय सर्वोच्च पद की बात हो, चाहे प्रदेश में अभी जब मंडल चुनाव हुए थे तो निश्चित रूप से हम 33% आरक्षण की बात हो, तो निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ नारा आम जनता के लिए नहीं है। निश्चित तौर पर हमारी जो आंतरिक प्रणाली है और आंतरिक लोकतंत्र है, उसमें भी हम इस नारे का भरपूर रूप से प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है कि सिर्फ अगर कांग्रेस की बात की जाएगी तो अभी आपने देखा पॉलिटिकल अफेयर्स की जो पहली बैठक हुई थी, उसमें से लगभग 10 लोग थे, 15 लोग नाराज हो गए। तो निश्चित तौर पर एक तरफ प्रक्रियात्मक प्रणालियों के तहत पदस्थापनाओं की बात हो, नेतृत्व देने की बात हो, और दूसरी तरफ जो है ऊपर के इशारों पर नेतृत्व देने की बात हो, पूरी पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। और इसीलिए संगठनात्मक दृष्टिकोण से हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी भी संगठन से कई गुना ज्यादा मजबूत धरातल पर भी होती है, धरातल पर भी मजबूत है। संतोष जी को इन करते हैं। संतोष जी, एक बात देखिए, चाहे जो भी जिस भी तरह का आप नाम ले लें, आप अनुशासन का नाम ले लें, डर का नाम ले लें, कुछ भी ले लें, बीजेपी की जो भी खतबदाहट अगर असंतोष की होती भी होगी तो अंदर ही अंदर होती, ज्यादा सार्वजनिक नहीं होती। इनके यहाँ किसी को भी बना दे, मतलब जो भी नाम आ जाएगा सब उसे फॉलो कर लेंगे, अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी। आपके यहाँ जो चलन है वो विरोध का है, और इतने बड़े बड़े नेता हैं, उनके अलग अलग गुट हैं, सालों से बने हुए हैं,
मतलब कुछ के तो मेरे पैदा होने के वक्त से बने हुए हैं गुट हैं, वो उनके भी चल रहे हैं अभी तक। तो ज़्यादा मुश्किल आपको लगता है कि आपके यहाँ है, जैसी अभी दिख भी रही है? देखिए प्रवीण जी, अभी कुछ ही समय पहले आपने उज्जैन में देखा था कि विधायक जी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के खुद ही कार्यकर्ताओं ने मारपीट करी थी, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नाम उसमें लिखवा दिया था। तो हमारे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में वहां प्रतिनिधि बन गए, फिर उनका नाम हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी के आपने वहां पे टिकट वितरण के समय जबलपुर में देखा था कि जो है उनके गनमैन ने जो है रिवॉल्वर तान ली थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस समय ऐसी है, तो किसी छुपी नहीं है, सब जगह रोज वायरल हो रहे हैं, लूट बलात्कार हत्याएं, जनता घेर रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये सब चीजें जो है उनमें जग जाहिर। आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, कांग्रेस के अंदर पीढ़ी परिवर्तन का है, सबको अपनी बात बोलने का अधिकार है। अभी आप ही बताइए कि जो है 3 नाम की बात करें, 3 नाम कौन है पैनल में? तो ये दिखावा और बंद लिफाफा। तो ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री जब से आए हैं तब से मध्य प्रदेश की स्थिति और खराब हो गई है, और आने वाले समय में और ये क्या बात करेंगे? हर जगह दिख ही तो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, कौन सा जिला जो नहीं दिख रहा? हर जगह जो आपस में इतने गुट बटे हुए, खंड खंड में बटे हुए लोग हैं, चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे वो अभी माननीय मृगेश सिंह जी ने कहा, आलोक शर्मा जी का भी नाम है, रामदेव शर्मा जी का नाम है। तो ऐसे बहुत सारे नाम है, और ये अपनी चिंता करे। और जीतू हमें इतना जरूर दावे के साथ आपको कहता प्रवीण जी कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जनता की लड़ाई के लिए हर समय संघर्ष करते मिलेंगे, थाना कोर्ट कचहरी सब जगह ये आपको दिखेगा। वो संघर्ष मार्कशीट में भी तो दिखे, वो संघर्ष मार्कशीट में भी तो दिखना चाहिए। मार्कशीट तो इनके लिए ठीक ठीक आ रही है। देखिए निश्चित तौर पे क्या है प्रवीण जी, जो आप बात कर रहे हैं, हमने 3 लोगों से लड़ना पड़ता है, सरकार से लड़ना है, इनके संगठन से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी की मिशनरी से, कार्यकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में जो इनका काम कर रहा है, निर्वाचन आयोग, कलेक्टर, एसपी, हमें सबसे लड़ना पड़ता है। इसीलिए ताकत से लड़ेंगे और आने वाले समय में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैं मृगेश जी को नहीं करूंगा, सप्लीमेंट्री भी ले लिया था। संतोष जी बहुत वक्त दिया, देखिए जल्दी खत्म करिए, जल्दी खत्म मध्य प्रदेश के अंदर आप इससे अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े मैनेजमेंट वाले लोग हैं कि रिटायर अधिकारियों को निर्वाचन अधिकारी बना रहे हैं। मध्य प्रदेश निर्वाचन अधिकारी की अभी जो नियुक्ति मनोज श्रीवास्तव की, तो ये नकली और ठग लोग हैं, केवल झूठी बातें करते हैं, ऐसे भी जो है लोकतंत्र में कब्जा करना चाहते हैं। मृगेश जी को इन करेंगे। मृगेश जी क्या लग रहा है आपको? चलिए दोनों पॉलिटिकल गेस्ट हैं, इनकी अपनी अपनी मजबूरी है, अपनी अपनी निष्ठा है, इस वजह से बहुत खुल के नहीं बोलेंगे, हम आप तो खुल के बोल सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, यहाँ चलेगी नेताओं की, मतलब जैसे अभी तक आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ सालों के दौरान तो ये होता रहा है कि भाई जो भी इलाकाई ताकतवर नेता होता था वो अपने इलाके का जिलाध्यक्ष बनवा देता था कि यही इसे बना दीजिए, ठीक काम कर रहा है टाइप का। इस बार ऐसा होगा जिलाध्यक्ष में, या फिर जो तय करेगा दिल्ली तय करेगा? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से हो रहा है तो दिल्ली से तय होगा। ये जरूर है कि, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में 35 जिलों 50% से अधिक जिलों के अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी 1-2 दिन में। क्योंकि जो विवादास्पद जिले हैं, जो से मेरी जानकारी है, जिन जिलों को लेकर घोषणा ना हो पाई, उसमें हो सकता है भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, बड़े जिले चंबल के हैं, जहां नेता ज्यादा स्ट्रांग हैं, जहां दो विवाद की, जैसे ग्वालियर चंबल में ज्यादा विवाद हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी का गुट अलग है, सिंधिया जी का गुट अलग है, उसमें और सारे बहुत गुट आ गए हैं, तो वहाँ विवाद है। या और जहाँ विवाद की स्थिति है वहाँ छोड़ के मुझे लगता है कि जो 50% से अधिक जिलों की घोषणा हो जाएगी, 35 से 40 के बीच जिलों के, उसके बाद फिर जो नए जिलों की घोषणा होगी, तो मुझे लगता है नए प्रदेश अध्यक्ष की बात होगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम 50% जिलों का अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी होता है। तो उसके बाद मुझे लगता है अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद ही मुझे लगता है कि नए अध्यक्ष पर चुनेंगे बाकी के बचे हुए जिले हैं। बाकी हाँ, बाकी जो चर्चा हुई है उसमें जो विवादास्पद जिले नहीं हैं, जहां लेकर किसी नाम को ज्यादा विवाद नहीं है, मुझे लगता है उनकी घोषणा भी हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के लिए आपने देखा है निर्वाचन जो चुनाव कराएंगे उनकी घोषणा हो ही चुकी है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद ही सब कुछ होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम अगर दिल्ली से होगा तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि मेरा है, मैंने इसको बनवाया, मेरी नहीं चली। तो ये मार्जिन निकाल लिया क्या डॉक्टर व्यास? इसीलिए कि भाई कोई जैसे ही आप कोई कंप्लेंट लेके आए तो आप हाथ खड़े कर दो कि जब
हमारा क्या रोल है, ये तो जो भी तय हुआ सेंटर से तय हुआ। दूसरा एक वजह जो मृगेन जी बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं मैं एड ऑन करते हुए कि जो नए मेहमान आए, नए माने हो सकता है 1 साल 2 साल 6 महीने, वो नए मेहमान भी कुछ ताकतवर हैं जो कांग्रेस से आए, तो उनकी भी कुछ राय होगी तो सुना जाए। तो विवाद से बचने के लिए ऐसे तो नहीं कि सारी जिम्मेदारी वहां डाल दी कि अब दिल्ली तय कर देगा भाई। प्रवीण जी देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है और कई बार निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है और बकायदा उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, पत्रकारों को अवगत भी किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि आंतरिक लोकतांत्रिक प्रणालियां होती है। दूसरी, महत्वाकांक्षा सब जिले में सब व्यक्तियों के मध्य में होती है। किसी की महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने जिला निर्वाचन क्षेत्र में चाहता है कि उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, अवसर मिले, चाहे वो कुछ समय पहले पार्टी से जुड़ा हो, पार्टी की रीति और नीति को उसने धारण किया हो अपने ध्येय में, चाहे वो पुराना कार्यकर्ता। तो निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती, लेकिन हम पैनल्स का निर्माण करते हैं और एक समसामयिक निर्णय लेते हैं और एक कार्यकर्ता भी जो नए पार्टी से जुड़े या पुराने कार्यकर्ता भी जो पार्टी के साथ सतत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनके मध्य में तालमेल भी स्थापित हो और वो एक साथ में पार्टी के हित के लिए कार्य कर पाए। संतोष जी को इन करते हैं। संतोष जी, पिछले सवाल में मैंने मार्कशीट जो उच्चारित किया वो रिजल्ट से हो गया, अब संगठन पे बात कर लेते हैं। भाई जीतू पटवारी जी के खाते में ये अपयश भी तो है, मैंने 29 सीटें हारने वाला तो चलो किनारे कर दो आप, ये अपयश भी तो है कि सबसे ज्यादा भगदड़ उनके यहाँ मची, संगठन को ठीक तरह से वो खड़ा नहीं कर पाए। अभी भी ऐसे लगता है कमलनाथ जी का अलग, दिग्विजय सिंह जी का अलग, कांतिलाल भूरिया जी का अलग, अरुण यादव जी का अलग, वो संतुलन नहीं बैठा पा रहे हैं। ये भी तो दिखता है भाई संगठन उस तरह से खड़ा भी तो हो पाए, भगदड़ नहीं मचे। नहीं प्रवीण जी, आपने जो सवाल करा है इसका जवाब आपको जो अभी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में 16 तारीख को जो आंदोलन हुआ था, तो मतलब सारे बड़े और सब आए थे उसके अंदर, और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा जो प्रदर्शन हुआ, ऐसा भोपाल में 40 साल में मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ। थोड़ा समय लगेगा और आने वाले समय में आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि क्या होता है कि जीतू पटवारी जी खुद यूथ अध्यक्ष हैं, कई लोग जो है यूथ अध्यक्ष हैं और सबको कनेक्ट कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में आप जाएंगे, कभी हमारे जिला प्रभारी सब जगह बने हैं, जिला प्रभारी सह प्रभारी, तो पूरा संगठन का पूरा जो है युवाओं को ज्यादा स्थान मिलने जा रहा है और सबको अच्छे से अच्छे का चयन होगा। और आने वाले समय में देखिए लड़ाई हमारी लंबी है, लड़ाई हमारी सरकार से है, प्रशासन से है, बीजेपी से है और षड्यंत्र से, झूठ से, प्रपंच से है। तो इसके लिए हमें निश्चित तौर पर मजबूत लोग लगेंगे। कब से बाहर हो भाई सत्ता से? आप आऊंगा पहले मृगेन जी के पास जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ सत्ता से कब से बाहर हो, कितनी लंबी और लड़ाई लड़ते जाओगे आप? मैंने अब तो कहीं गोल अचीव करने का वक्त आ रहा है ना भाई। पास आया था, लेकिन कुछ गद्दार लोग हमसे पार्टी से गद्दारी करके पार्टी में फीट में छुरा भोग के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये उनको मुबारक हो। और जो भी कचरा था वो साफ हो गया। अब अच्छे लोग निकल के आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं और रिजल्ट, और उसका रिजल्ट दिखा है हमें प्रवीण जी विजयपुर में दिखा है। पूरे प्रशासन की शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करके 20 से ज्यादा बूथ लूट लिए गए, 100 से ज्यादा शिकायतें करी गई। मृगेन जी को इन करता हूं। मृगेन जी, जिस तरह की बात हमने अपने एंकर की शुरुआत में कही थी कि क्या अपना इकबाल बुलंद करने वाला अध्यक्ष आ सकता है, या फिर ये तय है कि सीएम के लिए अनुकूलन वाला अध्यक्ष ही यहां भेजा जाएगा? आपकी टिप्पणी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समन्वय की राजनीति पर विश्वास करती है, तो ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो चीफ मिनिस्टर से तालमेल बिठा के काम कर सके और प्रदेश के विकास के साथ ही संगठन को भी सही रास्ते पर ले जा सके। तो मुझे लगता है संतुलन की राजनीति के तहत मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, ये जैसे हमने अब शुरुआत में बात की थी कि भाई जिस तरह जो होल्ड में है जितने लोग, ये संभावना आपको लगती है थोड़ा बहुत कि ब्राह्मण चेहरा फिर से रिपीट हो जाए, एक ब्राह्मण अध्यक्ष के जाने के बाद दूसरा ब्राह्मण अध्यक्ष? देखिए, ये परंपरा तो नहीं रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकती है। एक नाम खंडेलवाल जी का भी है जिसका लोग नहीं ले रहे हैं, हमने लिया है, वो भी एक दावेदार हैं। हाँ, हेमंत खंडेलवाल जी का भी नाम है। तो मुझे लगता है कि ये तो वही तय करेंगे कि किसको बनाना है। लेकिन जो परंपरा अगर देखा जाए तो लगातार एक वर्ग विशेष को नहीं बनाया गया है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त यहीं तक की चर्चा की इजाजत देता है। तो बीजेपी संगठन के लिहाज से बहुत मजबूत और ताकतवर पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर बात है कि जो भी व्यक्ति बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होता है वो कम से कम डमी तो नहीं होता है, उसका इकबाल जो है वो इतना बुलंद जरूर रहता है कि सारे लोग अध्यक्ष जी करते हैं। तो अब किन नेताओं के नाम ये लॉटरी खुलेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर, कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए BSTV।